Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 6. Today we are going to talk about the currency derivatives. आप सोच रहे होंगे कि ये क्या terminology है, perhaps you are not familiar with that. Basically currency derivatives हमारे हैं, these are the special kind of financial instruments. जब हम अपने risk and return के उसकी trade off की बात करते हैं तो ये हमारे वो instruments हैं that lie at the highest level. जब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बॉन्ड ज्यादा रिस्की हैं या स्टॉक्स, तो आप कहेंगे स्टॉक्स ज्यादा रिस्की हैं. व्हाई? क्योंकि उसके अंदर ओनरशिप है, डिविडेंड उस वक्त मिलेगा जब फर्म परफॉर्म करेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगा. और अगर कंपनी डिफॉल्ट कर गई तो क्या होगा? जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनका जो क्लेम है वो लास्ट में आएगा. ऐसी बात है ना. लेकिन जो बॉन्ड होल्डर्स हैं दे आर कंपैरेटिवली सेफर. उनको इंटरेस्ट पेमेंट्स रेगुलर मिलती रहेंगी, नो मैटर के वेदर द कंपनी इज प्रॉफिटेबल और इट इज गोइंग इनटू लॉसेस. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो रिस्क एंड रिटर्न का जो हम कॉन्टिनम बनाते हैं उसके अंदर जो हमारा हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिस्क है दैट लाइज विद द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर नोन एज द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स. यू सी, this is risk, this is return. यहां से शुरू करते हैं and we move up. यहाँ पे हम कुछ सिक्योरिटीज को प्लेस करेंगे. दिस इज नोन एज टी बिल्स. थोड़ा सा ऊपर आए, बॉन्ड्स. मैं आपको बड़ी बड़ी कैटेगरीज बता रही हूँ जो हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं. देन वी हैव प्रेफर्ड स्टॉक. थोड़ा सा ऊपर और आ जाए. देन वी हैव कॉमन स्टॉक. राइट? अच्छा जी, थोड़ा सा और ऊपर आ जाए. इट्स नॉट एंडेड. यहाँ पे आ जाते हैं आपके फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स. अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इस ग्राफ के अंदर कि हमारे जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं दे लाई एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न. इसका रिस्क भी ज्यादा है और कंपैरेटिवली उसका रिटर्न भी ज्यादा है. राइट? तो हमारा रिस्क और रिटर्न के जो कॉन्टिनम में फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर द मोस्ट रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स which may be taken as one of the financial instruments which may be used for the portfolio diversification for hedging purpose etc. थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज मैं आपको आगे जाके ब्रीफ करती हूँ. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ तक के लिए इतना ही कि रिस्क एंड रिटर्न के प्रोफाइल में हाईएस्ट लेवल के ऊपर है विच हैज गॉट द हाईएस्ट रिस्क एंड द हाईएस्ट रिटर्न. सो जो हाईएस्ट रिस्क एंड हाईएस्ट रिटर्न का जो पैटर्न है दैट लाइज विद द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स. और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की ही एक टाइप है करेंसी डेरिवेटिव. फाइनेंशियल डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन मींस दैट दो सिक्योरिटीज whose value lie on some underlying asset. So financial derivatives are those instruments whose value lie on some underlying asset. अच्छा, आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी जो वैल्यू है दैट लाइज ऑन सम अंडरलाइंग एसेट. अंडरलाइंग एसेट का मतलब है कि लेट्स से दिस इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट
दिस इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अ पेज और सम फाइनेंशियल एसेट जिसके ऊपर आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं. इसकी जो वैल्यू है दैट लाइज ऑन सम दिस थिंग दैट इज सम अंडरलाइंग एसेट. दिस इज द अंडरलाइंग एसेट. इसकी जो वैल्यू है वो कैसे डिटरमिन होगी? वैल्यू ऊपर जाएगी, वैल्यू नीचे आएगी. कैसी वैल्यू है? दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ सम अंडरलाइंग एसेट. एंड अंडरलाइंग एसेट कुड बी एनीथिंग. अंडरलाइंग एसेट कुड बी anything. Underlying asset can be gold, underlying asset can be silver, it can be certain commodity, it can be oil, it can be stock indices, it can be shares of stock, it can be even weather, it can be even energy, etc. Is that clear? तो ये जो फाइनेंशियल, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है whose value lie on some underlying asset, underlying asset की प्राइसेस जैसे चेंज होंगी इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू उसी तरह से चेंज होगी. तो ये जो आपका अंडरलाइंग एसेट है दैट कुड बी एनीथिंग. दैट कुड बी गोल्ड, दैट कुड बी कमोडिटी, दैट कुड बी व्हीट, राइस, दैट कुड बी स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस, दैट कुड बी सर्टेन वेदर, दैट कैन बी एनर्जी, दैट कैन बी इवन इंश्योरेंस. है ना इंटरेस्टिंग बात? देखें, रिपीट करती हूँ. फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स वो सब डेरिवेटिव्स हैं जिसकी वैल्यू कुछ अंडरलाइंग एसेट के ऊपर बेस कर दी. एंड व्हाट आर द करेंसी डेरिवेटिव्स? करेंसी डेरिवेटिव का मतलब है हुज वैल्यू इज, हुज अंडरलाइंग एसेट इज करेंसी. गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या ऐसा करेंसी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका जो अंडरलाइंग एसेट है दैट इज करेंसी. इज दैट क्लियर? अच्छा, जैसा कि स्टूडेंट्स आपको रिस्क एंड रिटर्न के कॉन्टेक्ट से नजर आ रहा है कि दे आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क, देयर बाय प्रोमिसिंग द हाईएस्ट रिटर्न. जैसे कि आपको फाइनेंस का रूल पता है, हायर द रिस्क हायर इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, एंड यू आर क्वाइट फेमिलियर विद दैट. हायर द रिस्क हायर इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न. हायर द रिस्क हायर इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न. सो जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा रिटर्न होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न उतना ही ज्यादा होगा. तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में स्टूडेंट्स मैंने आपको जो बताया कि दे हैव गॉट द हाईएस्ट रिस्क, सो दे आर गोइंग टू हैव द हाईएस्ट प्रॉमिस्ड रिटर्न. लेकिन ऐसा हर दफा नहीं होता. रिटर्न का मतलब क्या है? रिटर्न कुड बी प्रॉफिट्स, रिटर्न कैन बी लॉसेज. रिटर्न का मतलब होता है जो जवाब में आपको मिले. तो हमेशा इसको हम प्रॉफिट से डिनोट नहीं करते. रिटर्न कैन बी प्रॉफिट्स, रिटर्न कैन बी लॉसेस. रिटर्न्स आपके प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, रिटर्न्स आपके लॉसेस भी हो सकते हैं. सो हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब ये है रिस्क अगर आपने ले लिया तो ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो और ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए. गेटिंग माय पॉइंट? ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए और ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए. व्हाई? बिकॉज हम इस वक्त एक रिस्की का क्या मतलब होता है? रिस्की का मतलब होता है कि चलेगा तो ठीक है, गुजर गया तो ठीक है, हो गया तो ठीक है, अदरवाइज इट यू माइट गो और यू माइट रन इनटू ह्यूज लॉसेस. गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो जो आपका हाई रिस्क हाई रिटर्न का जो फिनोमेना है वो ये कहता है कि इट इज नॉट प्रॉमिसिंग ऑलवेज द हाईएस्ट प्रॉफिट. यू मे एंटर इनटू ह्यूज लॉसेस एज वेल. आपको लॉसेस भी ज्यादा हो सकते हैं. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि हाई रिस्क और हाई रिटर्न का मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि यू आर फॉरएवर गोइंग टू अर्न रेवेन्यूज एंड यू आर गोइंग टू अर्न प्रॉफिट्स. यू माइट इनकर ह्यूज लॉसेस. तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत रिस्की हैं. मैं एक एग्जांपल देती हूँ हमेशा. जैसे नाइफ होता है, उसको आप यूज करते हैं फ्रूट काटने के लिए, लेकिन इट कैन हर्ट यू अगर आप उसको प्रॉपरली मैनेज ना करें, अगर आप उसको प्रॉपरली देख के इस्तेमाल ना करें. तो सिमिलरली जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं, दे कैन बी इवन वेरी वेरी रिस्की फॉर यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. गेटिंग माई पॉइंट? तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत जो हमारी हिस्ट्री है वो ये बताती है कि ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बहुत पुराने नहीं हैं. इट वाज जस्ट 1970s जब ये ओरिजिनेट हुए. आपके फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स जब ओरिजिनेट हुए, इट वाज ओनली 1970s. तो आप देखें 1970s की जो प्रोडक्ट है वो इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है. स्पेसिफिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. बॉन्ड्स का मैंने आपको बताया था वो बहुत पुराने हैं. उससे पहले बाकी भी सब चीजें काफी ज्यादा, दे आर नॉट दैट वेरी मच न्यू.
बट दिस इज क्वाइट अ न्यू एक्सपेरिमेंट और 1970 से ये ओरिजिनेट हुआ। और ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके ऊपर जो सबसे पहले जो यूज करने वाले मार्केट थी दैट वाज द यूएस मार्केट, और वहीं से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अभी तक फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की वो सिचुएशन नहीं है, और अभी तक दे आर इन इट्स इन्फेंसी। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने थोड़ी सी तरक्की कर ली है, मतलब काफी तरक्की कर ली है। इन अदर वर्ड्स चाइना के अंदर कमोडिटी जो आपके फ्यूचर डेरिवेटिव्स हैं दे आर बीइंग हाईली यूज्ड, एंड द चाइना मार्केट इज कंसिडर्ड टू बी एज द बेस्ट financial derivative market for the commodity future contracts in 2010. They have been given an award in 2010. तो ये स्टूडेंट्स मैं आपको recent development बता रही हूँ। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर we are just in its infancy stage। कुछ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हम ट्रेड करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन फॉरवर्ड और फ्यूचर की शॉर्ट डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी। बेसिकली दीज आर ऑल दी डेरिवेटिव मार्केट और दी डेरिवेटिव सिक्योरिटीज। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके अलावा साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑलमोस्ट इन एवरी कंट्री, इंडिया, हर सब कंट्रीज के अंदर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का यूजेज किसी न किसी हद तक है, एंड दे आर बीइंग यूज्ड। हिस्ट्री बताती है कि since it runs on the highest high risk and high return continuum, they might be very very risky। तो उसके लिए क्या होगा कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी थे that went into huge losses because of this wrong usage of financial derivatives। एक छोटी सी स्टोरी पढ़ के सुनाऊं मैं आपको? ओके, जस्ट वेट। अच्छा, गौर से सुनेंगे आप। On February 27th, 1995, Barings PLC, the oldest merchant bank in the United Kingdom, was placed in administration by the Bank of England because of the losses that exceeded the bank's entire 806 million in equity capital। अब उसका ये फेलियर क्यों हुआ? The cause of these losses was a breakdown in Barings risk management system। अच्छा स्टूडेंट्स, बेरिंग्स बैंक की मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ। इट वाज February 27th, जो कि बहुत पुराना मर्चेंट बैंक था यूके का, इंग्लैंड का, और दैट वाज बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय द बैंक ऑफ इंग्लैंड। और ये उसके जो लॉसेस थे दैट वेंट इनटू 860 मिलियन, और इसका जो रीजन था दैट वाज द बेरिंग्स रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली जो करेंसी डेरिवेटिव्स हैं उसमें ये यूज होते हैं फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। So currency derivatives are a special instrument which are being used as a tool of the risk management। Got my point? The cause of these losses was a breakdown in Barings risk management system that allowed a single rogue trader to accumulate and conceal an unhedged 27 billion positions in various exchange traded futures and option contracts। उसने क्या किया था? बहुत सारी positions ले ली थी। Primarily the Nikkei 225 stock index future contract traded on the Singapore International Monetary Exchange। The losses occurred when the market moved unfavorably against the traded speculative positions। Market ने जब move किया against the speculative position तो क्या हुआ? The traders recently completed a prison term in Singapore for fraudulent trading। Barings was taken over by ING Group and Deutsche Bank, an insurance conglomerate। A simple story, future and option contract can be very risky investments indeed when used for speculative purposes। तो स्टूडेंट्स, ये बेरिंग्स बैंक की मैंने आपको स्टोरी बताई है that went into huge losses just because of the wrong decisions which were taken by a single person whose name was Nick एक पर्सन का नाम था जो कि ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल कर रहा था बेरिंग्स बैंक का। उसने बहुत सारी रॉन्गली पोजीशंस एक्वायर कर ली फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए, और जब मार्केट में अनफेवरेबल मूव हुई तो क्या हुआ? ही वेंट इनटू ह्यूज लॉसेस। वो बहुत ज्यादा लॉसेस में चला गया। ही केप्ट ऑन डूइंग इट इन ऑर्डर टू सेव हिम, और अपना इमेज को ठीक रखने के लिए उसने he kept on taking more and more positions। लेकिन क्या हुआ? eventually the bubble burst and they went into huge losses। और जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बताया, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बेरिंग्स बैंक की स्टोरी है। जब आप ये
पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप इसको पढ़ें और मैं आपके लिए दोबारा इसको रीड आउट करूंगी, एंड देन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि असल में हुआ क्या था। फिल वक्त आपको इतना समझ आ गया कि डेरिवेटिव के रॉन्ग यूजेज की वजह से यू माइट एंटर इनटू ह्यूज लॉसेस। गॉट माय पॉइंट? अच्छा जी, अच्छा ये स्टूडेंट्स, ये जो आपको मैंने बेरिंग्स बैंक की स्टोरी सुनाई है, आपको अगर मौका मिले तो एक मूवी है, उसका नाम है रोज ट्रेडर। उसका नाम है रोज ट्रेडर्स, ठीक है। ये मूवी है, आप ये देखें, दैट इज द स्टोरी ऑफ अ बेरिंग्स बैंक, और इसमें आपको पूरी डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगी एंड यू विल गेट टू नो द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेरिवेटिव यूजेज वर्किंग। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम मूव ऑन करते हैं टू स्टार्ट विद द चैप्टर। एक्चुअली नंबर 1, चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स, टू एक्सप्लेन हाउ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूज्ड फॉर हेजिंग बेस्ड ऑन एंटिसिपेटेड एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हम इनको यूज करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को इन ऑर्डर टू यूज फॉर द हेजिंग पर्पस ऑन द एंटिसिपेटेड एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। एंटिसिपेटेड एक्सचेंज रेट मूवमेंट से मतलब ये है कि जो हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स आर गोइंग टू बी लाइक दिस, दे आर गोइंग टू मूव अप और मूव डाउन एक्सेट्रा। टू एक्सप्लेन हाउ करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स and currency option contracts are used for hedging or speculation based on anticipated exchange rate movements. अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये तो 2 ऑब्जेक्टिव्स हो गए। हमने पढ़ना है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और हमने पढ़ना है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और हमने पढ़ना है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं, एक है हेजिंग और एक है स्पेकुलेशन। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग व्हाट इज दिस, स्पेकुलेशन क्या होती है और हेजिंग क्या होती है। अच्छा, आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। देखें, स्पेकुलेशन होती है कि यू आर एक्सपेक्टिंग और यू आर स्पेकुलेटिंग, यू आर फोरकास्टिंग दैट प्राइसेस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी आर गोइंग टू राइज अप। फॉर एग्जाम्पल, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड जो है वो फ्यूचर में आने वाले कुछ महीनों में बहुत महंगा हो जाएगा, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू बाय मोर एंड मोर गोल्ड सो दैट जब उसकी प्राइसेस अप जाएं आफ्टर 2 or 3 months यू विल बी एबल टू जनरेट प्रॉफिट्स, आप उसको दोबारा सेल आउट कर लें एंड यू कैन अर्न द डिफरेंस। See, this is called the speculation. Speculation is the position whereby you want to take the advantage of the price difference. Speculation में you are going to take the advantage of a price difference. This is called speculation. Whereby you want to take the advantage of a price difference, that is called speculation. And what is hedging? Hedging is whereby you take a position in order to lock in the price. स्पेकुलेशन इज टू टेक द एडवांटेज ऑफ द प्राइस डिफरेंस, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी गोल्ड की परचेज एंड सेलिंग की, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन. एंड हेजिंग इज टू टेक अ पोजीशन इन ऑर्डर टू लॉक इन द प्राइस. व्हाट डज इट मीन? Hedging means to take a position in order to lock in the price. That means you are going to take a position whereby you lock in the price. आप प्राइस को लॉक कर देते हैं पहले से. कैसे? आपने आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अपने बैंक के साथ थ्रू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट that I am going to buy this much of currency after a specified time period at a specified rate and at a specified date. ठीक है ना? I am going to buy this much of currency after specified amount of a currency at a specified rate and at a specified date. ठीक है? तो क्या मतलब हुआ? आपने अपने आप को पहले से बुक करा लिया. Specified amount, let's say 25,000 for dollars. एक रेट बुक कर लिया at a specified rate. For $1 is equal to 100 rupees at a specified date, let's suppose September 30th. Got my point? तो आपने पहले से ही आज के दिन में आप एक एग्रीमेंट के अंदर एंटर हो गए जहां पे आपने अपने आप को एक प्राइस के साथ लॉक इन कर लिया. आपने
आपको एक प्राइस में लॉक इन कर लिया, आपने अपने आप को उसके लिए पाबंद कर लिया दैट आई एम गोइंग टू डू दिस ट्रांजेक्शन आफ्टर 3 months. गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज कॉल्ड दी हेजिंग. ये आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया. देखें, अगर आप 3 महीने के बाद अगर सितंबर 30 को अगर डॉलर का रेट रुपी के अगेंस्ट 110 भी चला जाता है, you are not bothered because you have already locked in the price of that particular currency for a set rate. तो आपने अपने आप को पहले से सेफगार्ड कर लिया. हेजिंग की एग्जांपल एक तरह से और भी दी जा सकती है, वो ये है बाय टेकिंग द प्रोटेक्शन. एंड व्हाट इज दैट प्रोटेक्शन? हेज मीन इज टू प्रोटेक्ट. और प्रोटेक्शन कैसे होगी? जस्ट टू हैव यू सी एन अम्ब्रेला वंस इट इज रेनिंग. आप अपने पास अम्ब्रेला रखें, चाहे बारिश हो या ना हो, तो यू आर एट अ सेफर एंड. सो बेसिकली यू हैव सेफ योरसेल्फ. आपने अपने आप को महफूज कर लिया, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया. तो हेजिंग मीन्स जस्ट कीपिंग एन अम्ब्रेला विद यू. हेज का जो लफ्जी मतलब है वो है बाड़. जैसे होता है ना, लॉन के इर्द गिर्द हम इतनी फेंस लगा देते हैं, दैट इज जो बाड़ होती है लॉन के इर्द गिर्द, उसको हम फेंस कहते हैं. वो फेंस किस पर्पस के लिए होती है? Basically that fence is to protect your lawn from animals, from any sort of hazards. तो hedging का भी पर्पस यही होता है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ गार्ड कर लिया, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कर लिया. आप ये सोच रहे होंगे कि why not speculation? स्पेकुलेशन से भी तो मैं अर्न कर रहा था. I am expecting that the gold prices are going to be up and I am buying it today so that I can sell it after 3 months and I can generate enough profits. But dear students, that is risky. Speculation is risky. जो मैंने आपको बेरिंग्स बैंक की भी स्टोरी सुनाई है, उसमें उसने जो ट्रेडर था उसने क्या किया था? He kept on involving himself into speculation. वो अपने आप को उसने स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व कर लिया और वो करता गया हत्ता कि वो फिर उससे हैंडल नहीं हुआ. सो दैट वाज द बेसिकली स्टोरी. सो हेजिंग और स्पेकुलेशन का मैंने आपको डिफरेंस बताया. और जो आपके करेंसी डेरिवेटिव्स हैं, दे आर बीइंग यूज्ड फॉर हेजिंग पर्पस. मैं रिपीट कर देती हूँ. स्पेकुलेशन इज टू टेक द एडवांटेज ऑफ अ प्राइस डिफरेंस, वेयर एज हेजिंग इज टू टेक अ पोजिशन इन ऑर्डर टू लॉक इन द प्राइस. तो हेजिंग एंड स्पेकुलेशन दोनों की जाती हैं इन ऑर्डर टू हैव द एडवांटेज ऑफ द दोनों तरह से ये की जा सकती है. स्पेकुलेशन भी हो सकती है थ्रू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, और हेजिंग भी की जा सकती है थ्रू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. लेकिन स्पेकुलेशन में हम रिस्क इसलिए कहते हैं बिकॉज वी हैवंट यूज्ड एनी सॉर्ट ऑफ कैलकुलेटेड अप्रोच. हेज में हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, हमने अपने आप को सेफगार्ड कर लिया, हमने अपने आप को किसी भी एक्सटर्नल वार्निंग से बचा लिया. नाउ द फॉरवर्ड मार्केट. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फॉरवर्ड मार्केट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था. टुडे वी आर गोइंग टू मूव इट ऑन. हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं. अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट is an agreement between a firm and a commercial bank to exchange a specified amount of a currency at a specified exchange rate called the forward rate on a specified date in the future. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 चीजें हैं. नंबर 1 is specified amount. Number 2 is specified rate. And number 3 is specified date or a time period. The specified amount of a currency might be 25,000 rupee. Specified rate might be 100 rupees is equal to $1. And specified date is, let's say, after 3 months. सितंबर 30th. आपकी आसानी के लिए वही प्रीवियस एग्जांपल मैंने लिखी है. अब आपने ये तय कर लिया अपने बैंक के साथ, कमर्शियल बैंक के साथ, दैट यू आर गोइंग टू हैव दिस एक्सचेंज ऑफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ करेंसी. $25,000 को रिप्लेस करेंगे, एक्सचेंज करेंगे डॉलर के साथ. रेट है आपका ₹100 इज इक्वल टू $1. इस रेट के ऊपर ऑन अ स्पेसिफाइड डेट ऑन सितंबर 30th. आप देखें यहाँ पे अब आपको जाहिर है बैंक भी थोड़ा सा एंटिसिपेट करेगा. उसने जो आपको ये रेट दिया ना, 100 rupees इज इक्वल टू $1, दैट रेट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड रेट.
ये स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट जो है ना, जो उसने आपको कोट किया है, दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड रेट, राइट. So this is an agreement between a firm and a commercial bank to exchange a specified amount of currency at a specified exchange rate called the forward rate on a specified date in the future. So dear students, this is the forward market. और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो पार्टीज के दरमियान में, जो कि 1-to-1 ट्रांजेक्शन है बिटवीन यू एंड द कमर्शियल बैंक. दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड मार्केट. अच्छा, ये आप किसके लिए करेगा? जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्या हर एक किसी के लिए कर लेगा कमर्शियल बैंक? नो. कमर्शियल बैंक सिर्फ चंद लोगों के लिए करेगा, या चंद जो उसके रिनोन्ड कस्टमर्स हैं उनके लिए करेगा दिस सॉर्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. Forward contracts are often valued at $1 million or more and are not normally used by consumers or smaller firms. वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, रिपीट कर रही हूँ. Forward contracts are often valued at $1 million or more. Usually they are valued at this number and are not normally used by the consumers or the smaller firms. और ये छोटी फर्म्स या कंज्यूमर्स नहीं यूज करते, बल्कि लार्ज ट्रांजेक्शन्स के लिए, और जो जिनकी अमाउंट यूजुअली दैट इज मोर देन 1 मिलियन, उनके लिए आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं. सो इट इज काइंड ऑफ अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड कमर्शियल बैंक, जो आपके लिए कमर्शियल बैंक ने स्पेशली डिजाइन किया. गेटिंग माई पॉइंट? सो द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफन वैल्यूड एट $1 million और मोर. 1 मिलियन के हों या उससे ज्यादा के अमाउंट का आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, तो देन यू कैन एंटर इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन MNCs एंटिसिपेट अ फ्यूचर नीड फॉर or future receipt of a foreign currency, they can set up for forward exchange contracts to lock in the exchange rate. अच्छा, MNCs को जरूरत पड़ती रहती है फंड्स की फॉर द फ्यूचर नीड्स और इन फॉरेन करेंसी. फ्यूचर नीड फॉर और फ्यूचर रिसीट, या तो ये कि वो उनको पेमेंट के लिए चाहिए होता है. बिजनेस इज अ टू साइडेड एक्टिविटी. क्या क्या होता है? आइदर यू आर एट द रिसीविंग एंड और यू एट दी पेमेंट. सो इंटरनेशनल बिजनेस में दो चीजें बड़ी कॉमन होंगी, आइदर रिसीट्स होंगी या फिर पेमेंट्स होंगी. अब वो रिसीट्स और पेमेंट्स कैसी होंगी? लाइक यू आर स्टक अप विद सर्टेन कस्टमर्स, स्टक अप ही कहना चाहिए, अकाउंट्स रिसीवेबल, एंड यू आर स्टक अप ऑल्सो विद सर्टेन सप्लायर्स जिसको आपने पेमेंट करनी है इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स पेबल. सो रिसीट्स हैं आपकी अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पेमेंट्स हैं आपके अकाउंट्स पेबल. आपको इंटरनेशनल बिजनेस में ये जो फ्लो ऑफ फंड्स है, इसमें आपको ये दोनों चीजें हर वक्त ही इनकाउंटर होंगी. आपने अपने कस्टमर से रिसीविंग्स भी करनी है, दैट इज द अकाउंट्स रिसीवेबल, और आपने पेमेंट्स भी करनी है टू योर सप्लायर, दैट इज योर अकाउंट्स पेबल. अब इनका हम क्या करें, इनको हम कैसे मैनेज करें? क्योंकि दरमियान में आ जाता है हमारा एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन. अकाउंट रिसीवेबल है, आज की जो दिन में उसने मुझे 25,000 देने थे, लेकिन डेप्रिशिएट हो जाती है करेंसी और उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो आई विल नॉट बी एबल टू गेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 25,000 रुपीज टुडे. इसी तरह अगर मैंने किसी को पेमेंट करनी है, हो सकता है करेंसी अप्रिशिएट हो जाए और एंड आई वुड एंड अप पेइंग मोर नंबर ऑफ दैट करेंसी टू दी सप्लायर. तो करेंसी लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन. समझ आ रहा है ना? जैसे आज अगर डॉलर का रेट 100 रुपीज है और मैंने 3 महीने के बाद पेमेंट करनी है, मैं अपने आप को लॉक इन नहीं कराती, फिर मुझे 105 वाला रेट मिलेगा अगर उसके बाद अगर मैं 5 महीने के बाद करती हूँ. तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी MNC एंटिसिपेट करती है, फोरकास्ट करती है दैट दे आर इन द नीड ऑफ certain receivables or certain payables, they can set up forward contracts in order to lock in the exchange rate. वो अपने आप को lock in करा लेते हैं for that particular exchange rate. The percentage by which the forward rate exceeds the spot rate at a given point in time is called the forward premium. अच्छा students, what is the forward rate and what is the spot rate? Can you guess? जी, what is the forward rate? That is a rate for some future time period. Let's say अगर मैं 3 महीने के बाद जो आपको डॉलर का रेट दे रही हूँ, that is called the forward rate. और जो आज के दिन का है रेट against your currency, that is called the spot rate. What my point? So forward rate and the spot rate.
The percentage by which the forward rate exceeds the spot rate at a given point in time is called the forward premium. अब जिस परसेंटेज से the forward rate exceeds the spot rate उसको हम क्या देते हैं, प्रीमियम. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात आपकी याद रखने वाली है, वो ये है कि फॉरवर्ड रेट इज यूजुअली हायर एज कम्पेयर टू दी स्पॉट रेट. वाई? लेकिन जो आपने फ्यूचर में सेट करना है ना, जो आपने ऑफर करना है, जो बैंक आपको ऑफर करेगा, दैट इज यूजुअली हायर एज कम्पेयर टू व्हाट इट इज टुडे. सो फॉरवर्ड रेट इज usually higher than the spot rate. Got my point? So the percentage by which the forward rate exceeds the spot rate at a given point in time is called the forward premium. तो जिस percentage से ये ज़्यादा होगा, that is called the forward premium. So F is equal to S1 plus P. And if F exhibits a discount when P is less than 0, अगर P जो है वो 0 से कम हो तो that is called the discount. Forward market. This is called आपको spot rates given है और आपको forward rate भी given है, तो आप उसमें से premium calculate कर सकते हैं. This is 0.95%. The forward premium or discount usually reflects the difference between the home and the foreign interest rates, thus preventing arbitrage. इसलिए इससे arbitrage possible नहीं होती. Arbitrage का मतलब क्या होता है? एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम selling and buying करते हैं to take the price differences. तो this is called the arbitrage. A swap transaction involves spot transaction along with the corresponding forward contract that will reserve the spot transaction. Swap transaction का मतलब ये होता है कि हमने exchange कर लिया एक ट्रांजैक्शन, एक करेंसी को दूसरे से. A swap transaction involves a spot transaction along with a corresponding forward contract that will reverse the spot transaction. हमने spot transaction को reverse किया और हमने exchange कर लिया एक करेंसी को दूसरे करेंसी से, यानी एक forward contract को दूसरे forward contract से हमने swap कर लिया, एक को दूसरे से. Swap का मतलब होता है कि इसके बदले आपको मैं ये दे दूं. So this is called the reversing the spot transaction. Now the non-deliverable forward contract. What is the non-deliverable forward contract? A non-deliverable forward contract does not result in an actual exchange of currencies. Instead, one party makes a net payment to the other based on the market exchange rate on the day of settlement. अच्छा स्टूडेंट्स, हमने जैसे प्रीवियस एग्जांपल हम कर रहे थे 25,000 वाली. अब जो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये होगा कि हमने एग्जैक्ट एक्सचेंज नहीं किया $25,000 को विद दैट रेट, दैट इज 100 रुपीज इज इक्वल टू $1, और वो जितने भी बनेंगे एट दैट पर्टिकुलर डेट हम उसको एग्जैक्ट नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ डिफरेंस से मतलब ये है कि जितना मुझे बेनिफिट होने जा रहा है, जितना मुझे फायदा होगा उस टाइम के ऊपर फॉर द एक्सचेंज रेट बेनिफिट, मैं सिर्फ उसको एक्सचेंज करूंगी, बाकी पूरी की अमाउंट को हम नहीं करते. दिस इज कॉल्ड दी नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं कि बहुत दफा ऐसा होता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो डिलीवर नहीं होते. मतलब हम मोस्ट ऑफ द टाइम दी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट डिलीवर्ड. उसकी रीजन ये है कि डिलीवरी समटाइम्स मेक्स द थिंग्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. कैसे? बहुत दफा जैसे हम एक कॉन्ट्रैक्ट था उसके ऊपर फ्लॉक ऑफ शीप्स के ऊपर, जिसका अंडरलाइंग एसेट था शीप. अब जो अगर एक्चुअल डिलीवरी उसकी थी वो हुआ, उसमें उस स्टोरी में ये था कि फ्लॉक ऑफ शीप जो है वो अंडरलाइंग एसेट था जिसके ऊपर वैल्यू बेस करी थी, और वो लोग जो है ना वो एग्जैक्ट एक्चुअल डिलीवरी में एंटर हो गए. एक्चुअल डिलीवरी में जब वो एंटर हुए तो क्या हुआ कि जो फ्लॉक ऑफ शीप थी वो उसको जब सेल करने की बारी आई ऑक्शन के अंदर, तो दे हैव टू कीप देम एंड दे हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीक. पूरा एक वीक उनको एक्स्ट्रा अपने पास रखना पड़ा, उनको फीड भी करना पड़ा एटसेट्रा. मेकिंग द एक्चुअल डिलीवरी इज रियली वेरी डिफिकल्ट. इसलिए बहुत दफा ये होता है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ऑफसेट किए जाते हैं. ऑफसेट का मतलब ये होता है कि जब टाइम आता है, जब आपका वो मेच्योरिटी टाइम पीरियड आता है, तो द सेम कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सोल्ड. अगर आपने बाय किया हुआ था आप उस वक्त सेल कर लें, कोई और उसको बाय कर लेगा. इज दैट क्लियर?
या फिर ये कि अगर आपने नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो उसमें ये होगा कि जो नेट पेमेंट का डिफरेंस है आप सिर्फ वो दे दें और बाकी को आप छोड़ दें, मतलब पूरी की अमाउंट को आप एक्सचेंज ना करें, सिर्फ आप जो नेट अमाउंट का डिफरेंस है आप उसको देख लें। इज दैट क्लियर? ओके, so a non-deliverable forward contract can effectively hedge future foreign currency payments or receipts. तो जो non-deliverable forward contracts हैं, they can effectively hedge future and foreign currency payments and receipts. For example, April 1, expect need for 100 million Chilean pesos. Negotiate an NDF, that is non-deliverable forward contract, to buy 100 million चिलियन पैसोज ऑन जुलाई 1। आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप 100 मिलियन चिलियन पैसोज जो हैं वो जुलाई 1 को बाय करेंगे। रेफरेंस इंडेक्स्ड क्लोजिंग रेट कोटेड बाय द चिलीज सेंट्रल बैंक इज इक्वल टू 0.0020 पर पैसो। जुलाई 1 पे एक्चुअली क्या होगा, बाय 100 मिलियन चिलियन पैसोज फ्रॉम द मार्केट, आपने चिलियन पैसोज को मार्केट से परचेज किया और इंडेक्स रेट उस वक्त था 0.0023 पर पैसो। रिसीव 30,000 फ्रॉम द बैंक ड्यू टू NDF, दैट इज द नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने जो जब जुलाई 1 आएगा तो यू आर गोइंग टू रिसीव 30,000 फ्रॉम द बैंक ड्यू टू द नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ 100 मिलियन की आपने बुकिंग कराई थी, लेकिन सिर्फ जो डिफरेंस आप उस वक्त ले रहे हो या डिफरेंस जो आपको मिलने जा रहा है आप सिर्फ उसको ले लेंगे एंड दैट यू आर गोइंग टू हैव दैट। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये है कि आप पूरी अमाउंट की बजाय सिर्फ जो डिफरेंस आएगा नेट पेमेंट का आप उसको देख के उसको लेके यू कैन डिलीवर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। सो इंडेक्स इज इक्वल टू 0.0018 पैसो, पे 20,000 टू द बैंक। अगर इस रेट से कम हो जाता है 0.0020 आपका था पर पैसो, लेकिन अगर इंडेक्स रेट जो है वो 0.0018 हो जाता है पर पैसो तो यू आर गोइंग टू पे $20,000 टू द बैंक। फिर बैंक को आप $20,000 पे कर देंगे। आइदर यू आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम द बैंक और यू आर गोइंग टू पे टू द बैंक। जिसको भी लॉस होगा, लॉस से मतलब ये कि जिसके ऊपर भी रेट नेगेटिवली इफेक्ट अगर आपको करेगा तो आप पे करेंगे बैंक को, अगर रेट नेगेटिवली बैंक को इफेक्ट करेगा तो बैंक आपको पे करेगा। बैंक अपना कमीशन भी बाय द वे सेव करता है और लेकिन आपको उसका फायदा ये होगा कि आपने अपने आप को सेफ गार्ड करा लिया। जस्ट गॉड फॉरबिड अगर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस राइज हो जाते हैं मार्केट के अंदर तो आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपने अपने आप को सेफ गार्ड किया हुआ है। सो इफ द इंडेक्स इज इक्वल टू 0.0023 पैसो यू आर गोइंग टू रिसीव, सिर्फ जो डिफरेंस है 3 का था ना, मतलब 0.0020 से 0.0030 है। देखिए 0.0023 माइनस 0.0023 माइनस 0.0020, ये कितने हो गए? 0.003 और आपने इसको 100 मिलियन से मल्टीप्लाई किया, that makes 30,000. So 0.003 multiplied by 100 million. 0.003 किधर से आया? 0.002 ये और 0.0023 ये माइनस 0.0023, दिस इज इक्वल टू दिस और 0.003 मल्टीप्लाइड बाय 100 मिलियन। 100 के बाद 6 zeros लिखें, यू विल एंड अप दिस मच। ठीक है, और अगर इंडेक्स जो वो 0.0018 हो गया तो डिफरेंस है 0.002, दैट इज 0.002 माइनस 0.0018, दैट इज इक्वल टू 0.002 और 0.002 मल्टीप्लाइड बाय 100 मिलियन, दैट मेक्स 20,000. So you are going to pay 20,000 to the bank. अगर जो एक्सचेंज रेट की जो मूवमेंट है वो आपके अगेंस्ट जाती है, बट you are going to receive 30,000 from the bank
ड्यू टू NDF, दैट इज द नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अगर चीजें आपके हक में जाती हैं, दैट इज 0.003 हो गया, लाइक बढ़ गया। सो हमने सिर्फ यहाँ पे जो डिफरेंस था हमने उसको एक्सप्लेन किया है, नॉट द होल अमाउंट। आपने देखा उससे कैसे हमने हेज किया। आई एम श्योर यू कैन नाउ you are in a position to explain that what is the effective hedging with the help of these future foreign currency payments or receipts. Now students, the currency future markets. अब currency futures क्या होते हैं, currency futures market किस तरह से operate करती है, क्या चीज है, how it is different from the forward contract, we are going to explain that. Currency futures contract specify a standard volume of a particular currency to be exchanged on a specific settlement date. वही डेफिनेशन है इसकी स्टूडेंट्स जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की थी, दैट अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ करेंसी, दैट इज अ स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी टू बी एक्सचेंज्ड एट अ स्पेसिफाइड रेट एंड एट अ स्पेसिफाइड डेट, टू बी एक्सचेंज्ड एट अ स्पेसिफाइड डेट एंड एट अ स्पेसिफाइड रेट, राइट? They are used by MNCs to hedge their currency positions and by the speculators who hope to capitalize on their expectations of exchange rate movements. So basically they are being used by the MNCs to hedge their currency positions. And what is meant by the currency positions? Currency positions सारी ये वही चीजें हैं जो हमने जब हमने ये कह दिया कि we are going to buy, this is called a position. अगर हम ये कह देते हैं कि we are going to sell this much of a currency, that is going to be a position. इसको हम पोजीशन कहते हैं, यानी हम ये इसको क्या ना, इसको डेरिवेटिव्स की लैंग्वेज में कहते हैं पोजीशन लेना। पोजीशन लेने से मतलब ये है कि मैंने ये पोजीशन ले ली कि आई एम गोइंग टू बाय, या मैंने ये पोजीशन ले ली आई एम गोइंग टू सेल। अगर मैंने बाइंग की पोजीशन ले ली, एक चीज एक्स्ट्रा बता देती हूँ आपको, दैट इज लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग इज टू बाय। व्हेन यू एंटर इनटू अ बाइंग एग्रीमेंट that you are going to buy this future contract, तो उसको हम कहते हैं long position. And if you want to sell, that is called the short position. So if you want to buy, that is a long position, and if you want to sell, that is called a short position. So long is to buy and short is to sell. Got my point? Long is to buy and short is to सेल। लॉन्ग इज टू बाय एंड शॉर्ट इज टू सेल, ये आपको याद रखने वाली बात है। और पोजीशन लेने से मतलब ये है कि वी आर एंटरिंग इनटू सच सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट वेयर बाय वी आर आइदर गोइंग टू बाय और वी आर आइदर गोइंग टू सेल। सो करेंसी फ्यूचर मार्केट्स, they are being used by the MNCs to hedge their currency positions and by the speculators who hope to capitalize on their expectations of the exchange rate movement. Either MNCs एंटर होती हैं इसके लिए ताकि टू हेज देयर करेंसी पोजीशंस, या फिर ये बाय द स्पेक्यूलेटर्स, जो स्पेक्यूलेटर्स से हु होप टू कैपिटलाइज ऑन देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। बेसिकली स्पेक्यूलेटर करता ही ये है कि दे आर गोइंग टू कैपिटलाइज ऑन द एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। कैपिटलाइज ऑन द एक्सचेंज रेट मूवमेंट से मतलब ये है कि अगर एक्सचेंज रेट मूवमेंट आपके हक में चली जाएगी या आपके अगेंस्ट चली जाएगी, आप इस उम्मीद पे करते हो that they are going to be in your favor, that is what is called the speculation. I'm sure you have clearly understood what is the difference between speculation and hedging. The contracts can be traded by firms or individuals through brokers on the trading floor of an exchange. अच्छा स्टूडेंट्स, होता यह है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं they are either being traded by the firms or by the individuals through brokers on the trading floor of an exchange. ये individuals के थ्रू भी हो सकते हैं या firms के थ्रू भी हो सकते हैं, and they are अगर या तो ये डायरेक्टली इंडिविजुअल खुद भी कर सकते हैं या थ्रू ब्रोकर्स भी कर सकते हैं। इसी तरह फर्म्स की अगर अपने पास एक्सपर्टीज है, अगर रिस्क मैनेजमेंट सेल उनके पास है, वो ऑपरेट कर रहा है एंड दे हैव एनफ एक्सपर्टीज एंड स्किल्स, दे कैन यूज देयर ओन। लेकिन इफ दे आर नॉट, देन दे माइट बी यूजिंग ब्रोकर्स। एग्जांपल, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, इसको हम कहते हैं CME, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, एंड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम दैट इज द ग्लोबेक्स, और ओवर द काउंटर मार्केट दैट इज OTC। अच्छा जी, ये जो CME है और ग्लोबेक्स है, ये तो आपके हो गए
एक्सचेंजेस, प्रॉपरली एक्सचेंजेस हैं, जैसे आपका कराची स्टॉक एक्सचेंज है, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज है, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज है एंड रेस्ट ऑफ द अदर्स। एक तो आपकी होगी एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, दूसरी है आपकी ओटीसी, दैट इज दी ओवर द काउंटर मार्केट। एंड व्हाट इज ओवर द काउंटर मार्केट? ओवर द काउंटर मार्केट का मतलब यह है कि जो सिक्योरिटीज आपकी लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उनकी ट्रेडिंग आप थ्रू टेलीफोन और थ्रू इनफॉर्मल मोड करते हैं, यूजुअली टेलीफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोड स्पेसिफिकली, तो उसको हम कहते हैं ओटीसी मार्केट और ओवर द काउंटर मार्केट। अच्छा स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ये बताती है, जो करंट पैटर्न्स हैं वो ये बताते हैं कि ओटीसी के ऊपर ज्यादा ट्रेडिंग होती है एज कम्पेयर टू द एक्सचेंजेस। व्हाई? कैन यू गेस व्हाई इज इट सो? एक्सचेंज के ऊपर क्यों कम ट्रेडिंग होती है एज कम्पेयर टू ओटीसी? हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड है जिसके अंदर हमने ये एनालाइज किया कि हमेशा ओटीसी के ऊपर जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो दे आर मोर इन नंबर एज कम्पेयर टू द एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रांजेक्शन्स। व्हाई इज इट सो? एनी गेस, एनी आइडिया? यस, वेरी गुड। ओटीसी के ऊपर जो ट्रांजेक्शन्स हैं दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, उसकी पॉपुलैरिटी का राज ये है या उसके ऊपर लोग ज्यादा ट्रेड करना इसलिए पसंद करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द ईज। उसके ऊपर आसानी बहुत है, यू कैन इजीली गो एंटर इनटू दैट। एक्सचेंज के ऊपर जो आपकी ट्रेडिंग होती है दैट इज मोर ऑफ अ फॉर्मलाइज्ड काइंड ऑफ अ ट्रांजेक्शन, जबकि आपकी जो ओटीसी मार्केट है, ओटीसी मार्केट इज थ्रू टेलीफोन और थ्रू फैक्स, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ईमेल्स के थ्रू आप अपना एक्सचेंज ऑफ जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कर सकते हैं, आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं। सो ओटीसी मार्केट और एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट का डिफरेंस आपको समझ आ गया, आई होप सो। अच्छा जी, अब जो दरमियान में ब्रोकर होता है ना, ब्रोकर इज द मिडिल मैन, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ब्रोकर एक ऐसा पार्टी है जो कि दो पार्टीज के दरमियान में ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कराती है। अब ये जो ब्रोकर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो काम नहीं करेगा, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। हम कहते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, तो फ्री में तो कोई भी काम नहीं करना चाहता, तो ब्रोकर्स भी काम नहीं करेंगे। ब्रोकर दे चार्ज यू अ कमीशन, आपको एक जो ब्रोकर्स हैं वो कमीशन चार्ज करेंगे फॉर दिस सर्विस। क्या सर्विस है? मैं आई वांटेड टू बाय चिलियन पेसोज ऑफ 25,000 अगेंस्ट रुपी, और मैं उसके लिए एक एग्रीमेंट में एंटर होना चाह रही हूँ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही हूँ, सो दैट आई एम नॉट अफेक्टेड बाय द एडवर्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट। तो मैंने ब्रोकर को कह दिया, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, कैसे मैं इसको लूँ, किस तरह से इसको, मेरे पास स्पेशलिटीज नहीं है, मेरे पास स्किल्स नहीं है, आई डू नॉट नो हाउ टू एंटर इनटू दैट। तो ब्रोकर मुझे हेल्प करेगा और ब्रोकर मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट परचेज करने में, बाय करने में हेल्प करेगा, यानी वो मुझे लॉन्ग पोजीशन लेने में हेल्प करेगा या शॉर्ट पोजीशन, वट एवर इज ऑफ माई इंटरेस्ट। ब्रोकर ये काम फ्री में नहीं करेगा एंड दे आर गोइंग टू चार्ज मी फी, दैट फी इज कॉल्ड अ कमीशन। इज दैट क्लियर? दैट फी इज कॉल्ड अ कमीशन। अच्छा, अब दो तरह के ब्रोकर्स होते हैं, एक होते हैं आपके फुल सर्विस ब्रोकर्स, और दूसरी टाइप के ब्रोकर्स होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स। फुल सर्विस ब्रोकर्स आपके वो ब्रोकर्स होते हैं जो शुरू से लेके आखिर तक ट्रांजैक्शन में आपको सिलेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और फिर उसकी एक्चुअल जो प्रोसेसिंग है वो सब चीजें आपको हेल्प आउट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और वो आपको थ्रू आउट हेल्प करते रहते हैं कि व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, हाउ टू टेक दिस पोजीशन और व्हेन टू टेक दिस पोजीशन एटसेट्रा। डिस्काउंट ब्रोकर्स वो होते हैं जिसको आप कह लें कि वो एक खास हद तक आपकी हेल्प करेंगे या जिस सिर्फ बाइंग में आपकी हेल्प करा देंगे। आप इसको इस तरह से टर्म करें, फुल सर्विस ब्रोकर इज फुल टाइम। फुल टाइम ब्रोकर का मतलब है कि वो आपको शुरू से लेकर आखिर तक हर चीज में हेल्प करेगा। डिस्काउंट ब्रोकर इज योर पार्ट टाइम ब्रोकर हु इज गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, जब तक आपको उसकी जरूरत रहती है, दैट इज कॉल्ड अ discount broker. So the full service broker is the full time, whereas the discount broker is the part time broker. Now students, comparisons of forward and future markets. Number 1, contract size. Forward market size is customized, whereas future markets are standardized. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको स्टूडेंट्स बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल दूं कि जैसे आप जो ड्रेसेस पहनते हैं, दे आर आइदर रेडीमेड
और यू गेट इट स्टिच्ड फ्रॉम द टेलर। जो आप अपने टेलर से स्टिच कराते हैं दैट इज कॉल्ड अ कस्टमाइज्ड, दैट इज एग्जैक्टली ऑफ योर साइज। आपके शोल्डर्स का क्या साइज है, आपकी आर्म लेंथ क्या है, आपकी शर्ट की लेंथ क्या है, एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड द कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज्ड मीन्स दैट इज बेस्ड ऑन एग्जैक्टली योर नीड, और आप उसमें कैसा डिजाइन करवाना चाहते हैं, क्या चीज लगवाना चाहते हैं, दैट इज एग्जैक्टली ऑफ योर ओन चॉइस, दैट इज नोन एज द कस्टमाइज्ड। सो द कॉन्ट्रैक्ट साइज इज कस्टमाइज्ड फॉर द फॉरवर्ड मार्केट, whereas for the future market it is standardized। standardized की एग्जांपल है जैसे ड्रेसेस जो हैं, अगर आप रेडीमेड लेने जाएं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइजेस यूजुअली, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। तो अगर आपको स्मॉल पूरा नहीं आ रहा तो यू हैव टू गो फॉर द मीडियम। अगर आपको मीडियम थोड़ा सा खुला भी है तो कोई और चॉइस नहीं है इसके अलावा आपके पास, क्योंकि आपके पास आप इधर स्मॉल लेंगे या फिर आप मीडियम लेंगे। और अगर आपको मीडियम ठीक नहीं लग रहा तो आप लार्ज लेंगे। मीडियम और लार्ज के दरम्यान में आपको एक चूज करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज स्टैंडर्डाइज्ड होने का मतलब ये है कि जैसे जो फर्क रेडीमेड कपड़ों में और टेलर स्टिच्ड कपड़ों में है, दैट इज द टेलर स्टिच इज द कस्टमाइज्ड एंड द रेडीमेड इज द स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब होता है स्टैंडर्ड है, स्मॉल साइज स्टैंडर्ड है, मीडियम साइज स्टैंडर्ड है एंड लार्ज साइज स्टैंडर्ड है। आपने इन तीनों में से कौन सा चूज करना है, दैट इज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट साइज, दैट इज कस्टमाइज्ड और द स्टैंडर्डाइज्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, में एक और चीज है, कॉन्ट्रैक्ट जो फॉरवर्ड मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट है वो हाउ इट इज कस्टमाइज्ड, दैट इज बिटवीन यू एंड द कमर्शियल बैंक, दैट इज द एमएनसी एंड द कमर्शियल बैंक। एमएनसी और कमर्शियल बैंक के दरमियान में जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज कॉल्ड द कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। गॉट माई पॉइंट? आपके और कमर्शियल बैंक के दरमियान में जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज कॉल्ड द कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज जो आपकी ट्रांजैक्शन है 1.8035 मिलियन की, वो आपकी कस्टमाइज्ड ट्रांजैक्शन है बिटवीन यू एंड द कमर्शियल बैंक। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट परचेज करना पड़ेगा। आपके पास ब्लॉक्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के, द स्टैंडर्ड द फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। आपके पास एक 50,000 का ब्लॉक है, फिर 50,000 का ब्लॉक है, आप उन सब ब्लॉक्स को जमा करेंगे टू गेट मिलियंस, जितने आपको मिलियंस चाहिए, और एक्स्ट्रा जो होंगे फिर आप उससे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद के उस अमाउंट को पूरा करेंगे जो आपके स्टैंडर्डाइज है। समझ आ रहा है ना? यानी आपके लिए फ्यूचर मार्केट में ये सहूलत नहीं है कि आप एज इट इज 1.8052 मिलियन जितनी भी आपकी अमाउंट है आर्बिट्रेरी सी, उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। फ्यूचर मार्केट में यू हैव टू एंटर इनटू द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर ये सारी स्पेसिफिकेशंस हों। डिलीवरी डेट इज कस्टमाइज्ड फॉर द फॉरवर्ड मार्केट। आपने अपनी पसंद से, लेट से आप कहते हैं 21 मार्च को मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसकी डिलीवरी डेट है फॉरवर्ड मार्केट के अंदर, दैट इज कस्टमाइज्ड। लेकिन फ्यूचर मार्केट की जो डिलीवरी डेट्स हैं दे आर स्टैंडर्डाइज्ड। वो होता ही है कि यू हैव द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर लेट से फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के होंगे, 6 मंथ्स के होंगे, 9 मंथ्स के होंगे, एटसेट्रा। और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे। आइदर यू हैव टू एंटर इनटू द 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट और 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट और 9 मंथ कॉन्ट्रैक्ट। उसके अलावा नहीं है। जैसे यहाँ पे ये हो सकता है कि 1.5 मंथ की हम ट्रांजेक्शन कराना चाह रहे हैं, तो फॉरवर्ड मार्केट के अंदर ये आपके पास आसानी है कि आप अपनी पसंद के मुताबिक, पसंद से मतलब ये कि जब तक आपको दिल चाहे या जब तक आपको फीजिबल लगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट इतने साइज का होना चाहिए, यू कैन हैव गेट इट डन ऑन दी फॉरवर्ड मार्केट्स। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने स्टैंडर्डाइज्ड रखना है और स्टैंडर्डाइज्ड डिलीवरी डेट है उसकी, और वो उसी पैटर्न के ऊपर होगी। आइदर इट हैज टू बी फॉर द 3 मंथ्स, इट हैज टू फॉर द 6 मंथ, इट हैज टू बी फॉर 9 मंथ्स एटसेट्रा। तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, वो आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकते। पार्टिसिपेंट्स, फ्यूचर मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं बैंक्स, ब्रोकर्स, MNCs। पब्लिक स्पेकुलेशन इज नॉट एनकरेज्ड, वेयरएज फ्यूचर मार्केट के अंदर बैंक्स, ब्रोकर्स, MNCs एंड क्वालिफाइड पब्लिक स्पेकुलेशन इज इनकरेज्ड। फॉरवर्ड मार्केट के अंदर आप स्पेकुलेशन नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर इज एन ऑब्लिगेशन। अच्छा, इन दोनों के दरमियान में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ऑब्लिगेशन है, आपको इसको मीट करना ही करना है, नो डाउट व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस। लेकिन फ्यूचर मार्केट के अंदर ये है कि क्वालिफाइड पब्लिक स्पेकुलेशन इज इनकरेज्ड, क्वालिफाइड पब्लिक स्पेकुलेशन इज इनकरेज्ड। सिक्योरिटी डिपॉजिट, फॉरवर्ड मार्केट में कंपनसेटिंग बैंक बैलेंसेस और क्रेडिट लाइंस आर नीडेड। सिक्योरिटी डिपॉजिट में फॉरवर्ड मार्केट के अंदर
compensating bank balances or credit lines are needed. What are the compensating balances, by the way? Compensating balances students वो होते हैं जिसमें हम जो बैंक जो है वो अपने पास कुछ ना कुछ अमाउंट को रखता है, in which you see compensating balance में आप उसको you have to have some balance in your bank in order to avail all those services जो आप avail करना चाहते हो from the bank, and certain credit lines are also available that is to be needed. और जबकि फ्यूचर मार्केट के अंदर स्मॉल सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड. फ्यूचर मार्केट में जब आप एंटर होते हैं, क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट है, तो उसके लिए आपको एक अकाउंट ओपनिंग करानी पड़ती है. अकाउंट ओपनिंग से मतलब ये होता है कि जैसे आप शेयर ऑफ स्टॉक की जब ट्रेडिंग के लिए आप अपने स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट ओपन कराते हैं, जिसको हम CDS कहते हैं. उस CDC अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपने एक स्मॉल सिक्योरिटी डिपॉजिट उसके अंदर जमा कराया. इसकी मिसाल बिल्कुल ही ऐसे है जैसे आप एक बैंक अकाउंट ओपन कराएं और उस बैंक अकाउंट के अंदर आपने कोई एक मिनिमम सा डिपॉजिट रखना है, सो दैट यू कैन कंटिन्यू द अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक. और वो जो स्मॉल सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट. वही सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट आपको फ्यूचर मार्केट में भी चाहिए होती है, और एंड यू हैव टू प्लेस दैट. आपको वो स्मॉल सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है फ्यूचर मार्केट के अंदर भी. क्लियरिंग ऑपरेशन. फॉरवर्ड मार्केट handled by individual banks and brokers, whereas future markets is handled by exchange clearing house and daily settlements to the market prices. Forward market में जो आपकी clearing operation है, that is being handled by the individual banks and brokers, whereas future markets की जो clearing operation है, that is being handled by exchange clearing house, डेली सेटलमेंट टू दी मार्केट प्राइसेस. ये आपके डेली डिटरमिन होते हैं थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई. जिस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होंगे, इसकी जो प्राइस है वो डिटरमिन होगी बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. देन इज द मार्केट प्लेस. फॉरवर्ड मार्केट की जो है मार्केट, दैट इज द वर्ल्ड वाइड टेलीफोन नेटवर्क, दैट इज usually the OTC, whereas future markets की जो है that is the central exchange floor with the worldwide communication. आपके पास एक future markets के अंदर आपके पास एक exchange floor है whereby you exchange for the financial instruments. Regulations. Forward markets का जो regulation है that is self regulatory, whereas the future market का जो है that is under with the special organizations which are the commodity futures trading commissions and national future associations. Liquidation. फॉरवर्ड मार्केट के अंदर जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दे आर मोस्टली सेटल्ड बाय द एक्चुअल डिलीवरी, वेयर एज फ्यूचर मार्केट्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर मोस्टली ऑफसेट. ऑफसेटिंग से मतलब यह है कि अगर मेरे पास बाइंग वाला कॉन्ट्रैक्ट था तो मैं उसको सेलिंग वाले से एक्सचेंज कर लूं, और लिक्विडेशन के लिए कि मोस्टली दे आर सेटल्ड बाय द एक्चुअल डिलीवरी. ट्रांजेक्शन कॉस्ट. ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज बैंक बिड आस्क स्प्रेड. व्हाट इज बिड? बिड इज टू बाय एंड आस्क इज टू सेल. उन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं बिड आस्क स्प्रेड. ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट है दैट इज द बिड आस्क स्प्रेड, और जो फ्यूचर मार्केट्स की जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है दैट इज द नेगोशिएटेड ब्रोकरेज फी. ब्रोकर आपको ये सहूलत देता है कि वो आपकी ट्रांजैक्शन को डन कराएगा बिटवीन यू एंड द अदर पार्टी. So, dear students, this was all about today's lecture. I am sure you have enjoyed it. मैं आपको वही बेरिंग्स बैंक की स्टोरी जो है वो दोबारा पढ़ के सुनाऊंगी. नाउ यू आर क्लियर अबाउट द स्पेकुलेशन एंड हेजिंग टर्मिनोलॉजीज. जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो मैं उसकी ओपनिंग में आपको स्टोरी सुनाऊंगी, एंड यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव जस्ट स्टडीड इन दिस लेक्चर. और आपको फिर उस वक्त वो सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आएंगी जो हमने स्पेकुलेशन और हेजिंग के मुतालिक इस लेक्चर में पढ़ी. थैंक यू वेरी मच. गुड लक. अल्लाह हाफिज.